हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 3 का बात करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग देखा था कि लोकतंत्र क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, और जो थर्ड देखना है हम लोग को, थर्ड पार्ट में आज लास्ट पार्ट है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। वृहत्तर को आप इंग्लिश में समझ सकते हैं ब्रॉडर, यानी कि जब किसी विचार को बड़े अर्थों में सोचा जाए। वृहद वृहद मतलब बड़ा होता ही, ठीक है। ब्रॉडर बोलेंगे ब्रॉडर, ठीक है। लोकतंत्र को ब्रॉडर मतलब बड़े सेंस में सोचे तो वो क्या हो सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा और पढ़ के हम लोगों ने क्या देखा कि एक लोकतंत्र का क्या न्यूनतम विशेषता होना चाहिए, कि क्या मिनिमम विशेषता होना चाहिए, कि हम लोग उसको क्या बोल देंगे, लोकतंत्र बोल देंगे, डेमोक्रेसी बोल देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। आजकल जो डेमोक्रेसी का रूप जो चल रहा है आजकल, वो कौन सा है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व का मतलब आपको बताए थे रिप्रेजेंटेटिव। क्या बताए थे? रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में बोलेंगे, यानी कि आपके द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वही आपके कौन है? प्रतिनिधि हैं। तो आजकल हम नेता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं और वो हमारे लिए फैसला करते हैं। इसीलिए आजकल का जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक, तो आजकल तो वही है। क्यों क्यों ऐसा दिक्कत है? मतलब नेक्स्ट जो लिखा है कि बहुमत, हम लोग पढ़े थे बहुमत वाला शासन, ये एक प्रॉब्लम चीज़ है। बहुमत का शासन, कि जो संख्या में ज़्यादा है वही अपना शासन कर रहा है। बताइए क्या ये अप्रोच सही है? नहीं है। अब बहुमत का शासन, जो संख्या में ज़्यादा है वो भी सही से बहुमत का शासन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुमत का लोग भी किसी नेता को ही चुन के भेजता है, और जब नेता को चुन के भेजा तो शासन बहुमत का नहीं, शासन तो नेताजी का ही है। जो रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि चुन के भेजा है उन्हीं का है। हाँ, विचार मैच करेगा। ठीक, तो जो हम लोग आजकल जो ये सिस्टम अपनाए हैं, कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, यानी कि प्रतिनिधियात्मक सरकार का, उसका क्या मतलब है, ये क्यों ज़रूरी है ऐसा? ठीक है, 2 पॉइंट में दिया है क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक देश है, वो इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं कि एक साथ बैठ के वो फैसला करेंगे कैसे। मान लीजिए आप अपने नेता को चुन के नहीं भेजते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि हम लोग सब बैठ के फैसला करेंगे। ठीक है, आइए, अब किसी देश में कोई फैसला करना है या राज्य में कोई फैसला करना है तो बताइए कितने लोग बैठेंगे? आपको पता है ना, करोड़ों अरबों इंसान है दुनिया में, भारत में ही कितने जनसंख्या है। अब वो लोग को एक बार मन किया कि हम लोग अपने नेता नहीं चुनेंगे, हम लोग बस बैठ के खुद से फैसला करेंगे। इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आजकल जो हम लोग जी रहे हैं वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब सब सोच रहे हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी करें, तो बताइए कि बैठ के फैसला होगा कैसे? हजारों लाखों लोग एक साथ बैठ के फैसला कैसे करेंगे? जबकि संसद में 500 लोग में बैठे में बहस हो जाता है। संसद में 543 मेंबर है लोकसभा में, और वहाँ पर लोग बैठ के बहस करता है तो हो नहीं पाता है। बताइए इतने लोग फैसला कैसे करेंगे? वही बोल रहा है कि इतने लोग एक साथ बैठ के तो फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए आज जो डेमोक्रेसी का रूप चलता है वो कैसा चलता है? वो रिप्रेजेंटेटिव वाला चल रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट है कि दिया हुआ है कि मान लो एक पल के लिए सब लोग तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या सब लोग सही सही फैसला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लिख रहा है कि सब लोगों के पास ना तो समय है बैठने का, ना उसका इच्छा है, ना योग्यता है और ना स्किल है। कुछ नहीं है उसके पास। बैठ जाएगा तो बहस क्या करेगा जब उसको जानकारी ही नहीं है किसी मुद्दे पे? तो ठीक, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए आज हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बल्कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को मानते हैं, और वही सिस्टम दुनिया में लगभग जगह चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पर लोकल लेवल पे, पूरे देश में नहीं, लोकल लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है।
स्टेट लेवल पे, शायद वहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, स्टेट लेवल पे वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है। क्या इंडिया में आपको कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है जहाँ जनता खुद बैठ के फैसला करे? सोचिए, आगे आएगा। ठीक है, आगे बता रहा है कि हम लोग जो लोकतंत्र का जो मिनिमम चीज़ देखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट देखें, उससे हम फैसला कर सकते हैं कि कोई देश लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक है। लेकिन कोई देश अच्छा लोकतंत्र है या बुरा लोकतंत्र है, ये हम लोगों को इससे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, कोई देश अच्छा लोकतंत्र है या बुरा लोकतंत्र है, इसके बारे में पता करना है तो लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर देखना पड़ेगा, सरकार से आगे बढ़कर डेमोक्रेसी देखना पड़ेगा। और इसी को बोल रहा है कि लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? लोकतंत्र का ब्रॉडर अर्थ क्या है, बड़ा सेंस इसका लोकतंत्र का क्या है। ठीक है, तो यही हम लोगों को अभी समझना है। कुछ लाइन दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लोकतंत्र का प्रयोग जब हम सरकार से हट के किसी संगठन के लिए करते हैं तो कुछ लाइन लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। देखिए कि हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। अब देखिए, फैमिली लोकतांत्रिक है। कैसे? हम सभी साथ बैठ के फैसला करते हैं, जो भी फैसला होता है वो सहमति से होता है, एक सब लोग जब रेडी होता है तब फैसला होता है। ठीक है, और बात जब चल रही है तो जो मैंने विचार दिया और जो मेरे पिताजी ने विचार दिया, दोनों का वैल्यू सेम होता है। यानी कि मेरा भी बात सुना जाए और फादर का भी बात सुना जाए, तो ये हुआ एक डेमोक्रेटिक घर, लोकतांत्रिक घर। आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर मतलब क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने में नहीं, हर जगह हो सकता है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है। कौन सा टीचर नहीं पसंद है? जो छात्रों को बोलने और सवाल पूछने का इजाज़त नहीं देता है। छात्र को ना बोलने दे रहा है, ना सवाल पूछने दे रहा है, तो वह कैसा टीचर? तो वो लोकतांत्रिक टीचर नहीं है, डेमोक्रेटिक टीचर नहीं है। ठीक है, फिर एक नेता और उसके परिवार के लोग ही फैसला करते हैं। मान लीजिए एक पार्टी चल रहा है, पार्टी मने वो पार्टी नहीं, एक राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी में सारा फैसला कौन कर रहा है? एक ही परिवार का लोग, एक ही फैमिली का लोग, हेड, वही हेड बन के बैठा हुआ, वही फैसला कर रहा है। तो बताइए, क्या वो लोकतांत्रिक है? किसी का सुना नहीं जाएगा, सारा फैसला खुद ही कर लेगा, तो फिर वो कहाँ से लोकतांत्रिक हुआ? ठीक है, वैसा पार्टी जो वो लोकतंत्र का क्या बात करेगा? समझ रहे हैं आप कि जो खुद अपना फैसला, पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं अपना पाया है, वो क्या देश के लिए लोकतंत्र को अपनाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकतंत्र का लोकतंत्र का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के बुनियादी तरीके का, और ये फैसला लेने का जो बेसिक तरीका है उसको ये बता रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। इस लाइन को आप हाईलाइट किए हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कि लोकतांत्रिक फैसला का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सरकार लोकतांत्रिक है या कुछ ऐसा बात, लेकिन लोकतंत्र का जो सही मायने में मतलब होता है वो ये है कि जिसके लिए फैसला लिया जा रहा है, जिसके लिए फैसला लिया जा रहा है उसको भी उस विचार विमर्श में रखना, उसका भी बात सुनना, चाहे वो बहुत शक्तिशाली हो या बहुत कमज़ोर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सभी के बातों को सुनना है। यही ओरिजिनल लोकतांत्रिक देश हुआ। ठीक है, तो वो लोकतंत्र सिर्फ सरकार के लेवल पे नहीं, सरकार में, परिवार में, किसी संगठन में, कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि ये लोकतंत्र जो है जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको नज़र आएगा, कहीं भी आपको नज़र आएगा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। ठीक, अब सरकार के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि सरकार के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ब्रॉडर अर्थ में, बड़े सेंस में सरकार के लिए लोकतंत्र का क्या मतलब होगा। अब देखिए कुछ लाइन लिया है
इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बोल रहा है डेमोक्रेसी सही मायने में तभी आएगा, डेमोक्रेसी तभी आएगा सही मायने में जब एक भी इंसान भूखा ना सोए। आपको ये दोनों लिंक समझ आ रहा है? ये लिंक समझ तभी आएगा जब आप लोकतंत्र का बेसिक और ब्रॉडर अर्थ समझेंगे। लोकतंत्र का मतलब जहाँ लोग अपना फैसला खुद करें, ये बेसिक मतलब है। लेकिन लोग जब फैसला कर रहा है तो ऐसा फैसला वो क्यों करेगा कि उसको भूखे पेट सोना पड़ रहा है? तो लोकतंत्र सही मायने में तब आएगा जब एक भी इंसान भूखे पेट ना सोए। ठीक है, तो इस तरह का बात, तो ये ब्रॉडर अर्थ में लोकतंत्र है। लिखा है, ये लाइन पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि समझने का ज़रूरत है, तभी समझ आएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी है जब सभी नागरिकों को फैसला लेने का अधिकार मिले। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वोट दे देने से, अभी हम लोग याद कीजिए पहले हम लोग पढ़े हैं, एक वोट का एक मूल्य होगा तो एक लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ वोट दे देने से सही मायने में लोकतंत्र नहीं आएगा। कैसे आएगा? नागरिकों को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, नागरिकों को सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। भाई आपके पास सही इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रहा तो आप सही फैसला कैसे करेंगे? आप सरकार की सच्चाई को, सरकार की बुराई को, सरकार की अच्छाई को नहीं जानते हैं तो आप सही फैसला कैसे करेंगे? फिर कौन सा लोकतंत्र हुआ? आप तो गलत चीज़ों को जान के फैसला ले रहे हैं, आप गलत चीज़ों को जान के वोट दे रहे हैं, तो फिर आप सही मायने में लोकतंत्र नहीं है जी रहे हैं, लोकतांत्रिक नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तब सिर्फ वोट देने से नहीं होता है, आपके पास सही जानकारी हो। यहीं पे मीडिया का रोल आ जाता है, मीडिया। ठीक है, इसीलिए मीडिया को ठीक से काम करना चाहिए, वो लोकतंत्र के आत्मा के लिए ज़रूरी है। बुनियादी शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो इंसान कैसे अच्छा फैसला करेगा? बुनियादी संसाधन, बेसिक संसाधन भी लोगों के पास होनी चाहिए, और पक्की निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा। यहाँ पे कुछ पैसे में बिक जाते वोट, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको सुधारने का ज़रूरत है। तब सही मायने में क्या आएगा? लोकतंत्र आएगा। आगे ये भी बात बताया है कि ये बात सही है कि इस आदर्श मतलब ये बहुत ही अच्छा, आदर्श मतलब होता है एकदम बेटर समझ रहे आप लोग, जो अच्छाई के शिखर पर हो। यानी कि लोकतंत्र में कोई चीज़ तो, कोई सिस्टम तो ऐसा होगा ना जो सबसे अच्छा होगा। हम लोग अभी उस अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन पूरा आदर्श लोकतंत्र में तो पहुंचेंगे नहीं। और आदर्शवादी दुनिया होता भी नहीं है, दुनिया व्यवहारिक होता है। अब मान लीजिए, सोच लिए दुनिया में कभी चोरी ना हो, डकैती ना हो, कोई नेता गलत तरीके से राज ना करे। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? आपको तो समझ आ ही गया होगा, बहुत मुश्किल है ये। पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल है। तो वो आदर्शवादी दुनिया है जो आप सोच रहे हैं ना, वो आदर्शवादी दुनिया है। कहीं बुराई ना हो, सब अच्छे से चले, ये आदर्शवादी सोच है। तो उसी तरह आदर्श पैमाना ये जो हम लोग लोकतंत्र का देख रहे हैं, आदर्शवादी रूप में तो लोकतंत्र वैसा ही है। लेकिन इस आधार पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उस आधार पे देखेंगे तो दुनिया में आपको कहीं भी लोकतंत्र दिखेगा ही नहीं। हम लोग इतना अच्छा लोकतंत्र अगर ढूंढने निकलें तो कहीं भी दुनिया में आपको डेमोक्रेसी नहीं दिखेगा, लोकतंत्र नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब है? कि हम लोग कोई भी देश अच्छे से काम नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है कि सब देश बेकार है, कोई लोकतांत्रिक नहीं है, झूठ मूठ का ये सिस्टम है? ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग पूरी तरीके से उसके अच्छाई को जान जाते हैं तो वही लिखा है कि बार बार वो हम लोगों को याद दिलाती है कि हम लोग लोकतंत्र में कहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों को कहाँ पर जाना है। ठीक है, लोकतांत्रिक सिस्टम में लोगों को कहाँ जाना है, वही हम लोगों को बार बार याद दिलाएगा। और हम लोग कब जानेंगे कि लोकतंत्र का आदर्श रूप क्या है, अच्छा रूप क्या है, वहाँ हम लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे, तभी हम लोग एक अच्छे लोकतंत्र में जी रहे हैं, नहीं तो हम लोग खराब लोकतंत्र में जिएंगे। ठीक है, इसीलिए और इसी से पता चलता है कि हम लोग लोकतंत्र को इतना वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र हर इंसान का बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है, नागरिक का इज्जत करना चाहिए। अब होता है कि नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये देश के सरकार से, वहाँ रहने वाले लोगों से, शिक्षा से, ये सबसे पता चलेगा।
लेकिन देना चाहिए ये डेमोक्रेसी बोलता है। राजतंत्र ऐसा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। तो सबसे बेस्ट सिस्टम दुनिया में कौन सा माना जाएगा? डेमोक्रेसी ही माना जाएगा। ठीक है। और इससे हम लोग सरकार की कमजोरी, सरकार को परखने का बेसिक चीज़ देता है ये लोकतंत्र का आदर्श रूप जानेंगे तब समझेंगे कि सरकार ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग ये जान पाएंगे कि न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, कि जो काम चलाने के लिए लोकतंत्र का नाम लिया हुआ है और कोई अच्छा लोकतंत्र है, इसके बीच आप अंतर कैसे कीजिएगा? जब आप लोकतंत्र को सही मायने में समझ पाइएगा, और वही लोकतंत्र को आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, फिर आगे बताया है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र का ये चर्चा तो छोटा सा चर्चा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो सकती है जो आगे के चैप्टर में और 11 12 में भी, ये सारा चीज़ में 10 में भी, सब में ये चैप्टर रहता है। ठीक, और आप क्या ध्यान रखना है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार का सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। लोकतंत्र जो है वो दुनिया में हर जगह, हर पहलू में, हर मामले में हो सकता है। ठीक है, और आज का लोकतंत्र जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना। हम अपना नेता चुनते हैं और वो हमारा फैसला करते हैं। ठीक, और अब एक क्वेश्चन आपको पूछे थे कि क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं दिखता है? हाँ, ग्राम सभा में। ग्राम सभा समझ रहे हैं आप लोग? जो गांव में बैठक होता है ग्राम सभा का, वही। और उसमें डायरेक्ट सारे जनता भाग लेते हैं और फैसला करते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे लिख रहा है कि कोई भी देश में आदर्श लोकतंत्र तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उसको पाने का कोशिश करना चाहिए, उसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आदर्श को पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और आदर्श को अगर पाना है तो इसमें सिर्फ सरकार का हाथ नहीं है। अगर सही मायने में डेमोक्रेसी को आप अपनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जीना चाहते हैं, तो सही मायने में वो सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि नागरिक का काम है। नागरिक ही बहुत गड़बड़ करता है ना, इसीलिए ऐसा दिक्कत है। और गड़बड़ क्यों करता है? क्योंकि जानता नहीं है लोग, शिक्षा नहीं है, समझ नहीं पाते। शिक्षा मतलब ये किताब वाला शिक्षा नहीं बोल रहे हैं, मतलब व्यवहारिक ज्ञान जो होता है। ठीक है, ये शिक्षा, देखिए ये किताबी ज्ञान तो ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल दुनिया है वो भी बहुत अलग दुनिया है। ठीक है, लेकिन इससे अगर आप उस प्रैक्टिकल दुनिया को भी समझते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है शिक्षा बेस्ट है। तो हम लोगों का जो कर्तव्य है वो ये लिखा है, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। एक हम लोग सोचते हैं कि एक वोट देने से क्या ही हो जाएगा, ये बहुत ही गलत अप्रोच है लोगों का, कि एक वोट देने से क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है लोगों का। एक ही वोट का वैल्यू है, हर इंसान के पास एक ही वोट है, इसीलिए उसका यूज़ करना चाहिए और सही जगह यूज़ करना चाहिए। और जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा, जब तक नागरिक सही से काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी लोकतंत्र अच्छा या खराब नहीं हो सकता है। और यही लोकतंत्र का अच्छाई भी है और ताकत भी है और कमजोरी भी है, कि अगर वहाँ जनता ठीक रहा तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा चलेगा, और अगर जनता खराब निकला तो फिर वो डेमोक्रेसी सही से चल नहीं पाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि देश का भविष्य शासक जो काम कर रहा है, यानी कि जो नेता काम कर रहा है, उससे भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। नागरिक क्या कर रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि वो देश किस ओर जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन जैसे सिस्टम से अलग करता है। यही खतरनाक चीज़ ये लोकतंत्र का ये खूबसूरती है। समझ रहे हैं आप कि नागरिक के हाथ में सब चीज़ है। आप सोच रहे होंगे नागरिक कैसे, फैसला तो नेता लेता है, लेकिन आप ना बार बार बदल सकते हैं उस नेता को। गलत फैसला लेगा तो आप फिर से चूज करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे लोगों की सक्रिय भागीदारी, जो सिस्टम पूरा लोगों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है। अगर आप भागीदार नहीं रहें, वोट दिए भूल गए,
या वोट नहीं भी दिए हैं, हमको क्या मतलब किसी का सरकार बने, हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों का ये अप्रोच होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है। ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए सरकार को, ठीक है, नहीं तो वो अपना मनमानी करने लगेंगे और किसी न किसी दिन उसके फैसले से आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप बस आजकल का सोच रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो ठीक चल रहा है, मेरा काम ठीक चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वोट देने जाएं ना जाएं उससे कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही गलत तरीके का अप्रोच है, ठीक है। आज नहीं तो कल वो आप पे भी पड़ता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर बहुत ही देख रहे लेंदी दिया हुआ है, लंबा, और पूरा तो नहीं देख पाएंगे लेकिन एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके आधार पे आपको बांटना है, पढ़ के आपको बांटना है कि वो देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं, कह नहीं सकते, इस तरह का देश है। तो देखिए यहीं पे ज़रूरत पड़ता है आपको कंसेप्ट का, जो आप लोग पिछले 3 पार्ट में सीखे हैं, ठीक। तो एक देश है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक ऐसा देश का बात कर रहा है जो देश में कोई आधिकारिक धर्म है। देखिए भारत का तो कोई आधिकारिक धर्म है नहीं अभी, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और ये संविधान में बात लिखा हुआ है, यानी कि प्रस्तावना में। तो भारत में तो कोई भी आधिकारिक धर्म है नहीं, लेकिन श्रीलंका जाइए वहाँ बौद्ध धर्म, पाकिस्तान जाइए इस्लाम धर्म, बांग्लादेश जाइए इस्लाम धर्म, तो वो हुआ उसका आधिकारिक धर्म। और जो उस धर्म को नहीं मानेगा उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। आप बताइए कैसा देश है, मतलब हम उस देश के धर्म को नहीं मानेंगे तो हमको वोट देने नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में समझ आया। तो वो लोकतांत्रिक होगा कि अलोकतांत्रिक होगा कि पक्का नहीं, बताइए क्या सोचते हैं आप। देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है, आप आर्गुमेंट उसके पीछे दे सकते हैं। ये वैसे तो अलोकतांत्रिक लग रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश रहता तो सब नागरिक का समान वैल्यू होता, ठीक है। तो ये अलोकतांत्रिक लग रहा है। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, इसके पीछे भी 2-3 आर्गुमेंट दिया जा सकता है। एक ही पार्टी है जो बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, 20 साल से एक ही पार्टी जीत रहा है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक बोलेंगे, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोकतांत्रिक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसको लोकतांत्रिक बोलेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि हो सकता है वो 20 साल से राज कर रहा है, 20 साल से चुनाव जीतता आ रहा है, क्या पता गड़बड़ी भी करता हो। लेकिन इसको अलोकतांत्रिक भी तो नहीं बोल सकते हैं, क्या पता वो नेता सही में बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। तो एक ही पार्टी का जो 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहा है उसको पक्का नहीं में रख सकते हैं, क्योंकि अगर सही में सही मायने में सरकार अच्छा चला रहा हो तो वो लोकतांत्रिक होगा, और लोकतांत्रिक है वो गलत चुनाव में धांधली भी नहीं करता है, सही तरीके से चुनाव लड़ता है और जाके जीत जाता है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? एक ही पार्टी 4 बार जीत जाए, 20 साल तक जीत जाए, तो क्या कोई दिक्कत है? फिर आप उसको अलोकतांत्रिक कैसे बोलेंगे? इसीलिए आप बोल सकते हैं पक्का नहीं। हाँ, तीसरा वाला देश देखिए, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पिछले 3 चुनाव जो हुआ है वो शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, बार बार हार रहा। पराजय मतलब होता है हारना। पिछले 3 बार से जो गद्दी पे बैठा था, जो सरकार चला रहा था, वो हार जा रहा है। अब बताइए ये लोकतांत्रिक है कि नहीं? ये बिल्कुल लोकतांत्रिक होगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता को पसंद नहीं आया वो नेता, इसीलिए आप क्या किए, उसको हटा दिए। और हटाने में याद कीजिए मैक्सिको वगैरह का कहानी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, सारा कहानी यहीं पे है, उसी से आपको समझना है। मैक्सिको में कैसे चुनाव को मैनिपुलेट करके खुद जीत जाता था, लेकिन ये नेता भी तो चाहता तो कुछ मैनिपुलेट करता, लेकिन क्या वो किया? ऐसा नहीं किया। वो अगर हार रहा है तो हार को स्वीकार किया। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है, ठीक। तो ये बिल्कुल तरीके से लोकतांत्रिक ही है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग जो चुनाव करवाने का काम करता है, और चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, सरकार से सारा उसका फैसला होता है, सरकार ही बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया में चुनाव आयोग अलग है, ठीक है। इंडिया में जो चुनाव आयोग है वो फ्री है, वैसा संविधान बनाया है, हालांकि उस पर फिलहाल बहुत ब्लेम लगा है,
लेकिन स्वतंत्र चुनाव आयोग अगर नहीं रहेगा तो बताइए कोई देश लोकतांत्रिक कैसे होगा। अलोकतांत्रिक देश ही होगा, क्योंकि चुनाव करवाने वाला सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो फिर वो लोकतांत्रिक कैसे। ये भी नहीं बोलना है, यही होगा, अलोकतांत्रिक होगा। ठीक है, इसी तरह का पूरा चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाइए, पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर को 1-2 बार 3 बार रीडिंग लगाइए, तभी आपका जाके ये दिमाग में बैठ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।